नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। युग बदलने का मतलब क्या है? युग बदलने का मतलब यहाँ पर यह है कि चुनावी वर्ष 2021 चुनाव का अंतिम वर्ष है। 2022 में इलेक्शन है, 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो कोई भी व्यक्ति आपको चाहे जो बोले, आपको चाहे जिस बात को लेकर के डीमोटिवेट करे कि कोई भी भर्ती आएगी पूरी नहीं होगी, उस बातों पर आपको तनिक भी विश्वास नहीं करना है। मैं कहता हूं किस मुद्दे पर मैं ये बात कह रहा हूं, वो मुद्दा यही है 2022 का विधानसभा चुनाव। इस समय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से इस बात को कह दिया है कि 2022 के विधानसभा से पहले हम लेखपाल, वीडियो और यूपी SSS की 50,000 भर्तियों को पूर्ण करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें कही हैं तो अगर भाग्य आपके साथ रहा, सौभाग्य आपका मित्र रहा, तो आप समझ लीजिएगा 2022 के विधानसभा से पहले आपको नौकरी मिल सकती है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पीईटी का सिलेबस मैंने दे दिया था कि सिलेबस से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम उसी सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको जो है यूपी पीईटी में सिलेक्शन लेने के लिए। यूपी पीईटी एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इससे कोई आपको नौकरी नहीं मिलेगी। केवल और केवल आप एलिजिबल होंगे यूपी SSS समूह ग के चपरासी बाबू की नौकरी करने के लिए योग्य हो जाएंगे, आप उस भर्ती में बैठ पाएंगे। आज हम उसी सिलेबस पर विस्तृत चर्चा आपके बीच करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, निशांत ज्ञान चैनल पर अगर आप आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है या हमारे बोलने का तजुर्बा आपको पसंद आता है, या मैं अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव कर पाता हूं तो मैं अपने आप को खुद सौभाग्यशाली मानूंगा। हमारे लिए कुछ नहीं है। एक समय था मैं वीडियो डालता था, उस वीडियो को देखने के लिए कोई नहीं होता था, मैं दूसरे के मोबाइल से खुद वीडियो देखता था, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आज कुछ लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो जायज़ सी बात है कि हम आगे जरूर जाएंगे। चलिएगा, हम आपके सामने जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यूपी SSS में क्या क्या होने वाला है। यूपी SSS में मित्रों हिंदी आने वाली है, ठीक है। यूपी SSS में जो पीईटी का एग्जाम होगा हिंदी आएगी। हिंदी जो है 15 क्वेश्चन का आएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसके बाद जो है इंग्लिश आएगा, इंग्लिश भी आएगा यूपी SSS में, और इंग्लिश जो है 5 मार्क्स का आएगा और 5 क्वेश्चन भी रहेगा, एक क्वेश्चन 1 अंक का। उसके बाद जो है इसमें मैथ आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला करके 15-15 क्वेश्चन है और 15-15 मार्क्स के हैं, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, जीके जीएस और करंट का, जीके जीएस और करंट का 50 है, ठीक है। इस परीक्षा में जो डिसाइडिंग पॉइंट होने वाला है आपका, बहुत से लोग आपको बताएंगे डिसाइडिंग पॉइंट जीके और जीएस होने वाला है। मैं कहूंगा इस परीक्षा में डिसाइडिंग पॉइंट, गेम चेंजर पॉइंट जीके जीएस नहीं आने वाला है, क्योंकि आप कितनों भी मेहनत कर लीजिए जीके जीएस में आप 50 में 50 का भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पॉइंट को आपके सामने चर्चा करते हुए मैं रिवील करूंगा कि इस पॉइंट को पढ़ करके आप पूर्णांक में पूर्णांक हासिल करने के लिए योग्य हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिएगा, आपके सामने पीडीएफ में व्हाइट बोर्ड पर लगा दूंगा। आप सबसे पहला पेज है 20 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। इसका जो मेन ऑफिस है गोमती नगर में है और वहीं से जो है ये चीज़ें रिवील हुई हैं, ठीक है। इसे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा गया है समूह ग पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली। अर्थात द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली का मतलब ये हुआ कि आप इस परीक्षा को देने के बाद एक परीक्षा जो विज्ञापन वाला आएगा, जो नौकरी वाली परीक्षा होगी, उसे देने के बाद आप जो है नौकरी प्राप्त कर लेंगे आसानी से, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। ये पीईटी सबके लिए अनिवार्य है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, लोग पूछते हैं भैया पीईटी में लेखपाल में SSS मांगा जाएगा, तो क्या पीईटी में SSS मांगा जाएगा? नहीं, मैं कहता हूँ SSS पीईटी में नहीं मांगा जाएगा, लेकिन लेखपाल की जो भर्ती आएगी उसमें मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 95% मांगने की उम्मीद है। 5% नहीं भी मांगा जा सकता है। सरकार का रवैया क्या है, कैसे है, उस पर कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, लेकिन 95% उम्मीद है SSS मांगा जाएगा। अगर आपने SSS नहीं किया है तो आज ही SSS का फॉर्म डाल दीजिए। आपका जो है फरवरी महीना चल रहा है, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, मई तक आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा SSS का, आप भी SSS होल्डर हो जाएंगे, ठीक है। SSS बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत पढ़ करके आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है।
भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को देखिएगा। भारतीय इतिहास में सब प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे नंबर पे है वैदिक संस्कृति, तीसरे नंबर पे है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं हैं। पहली बार यूपी SSS इतना रिवील करके टॉपिक को दिया है। पहले क्या आता था, पहले आता था भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पहली बार यूपी SSS बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतने टॉपिक को क्लियर करके दिया है। टॉपिक को क्लियर किया है अर्थात इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मौर्य वंश पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल आ जाते हैं, सल्तनत काल मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है, उसके बाद मुगल साम्राज्य पढ़ना है, फिर मराठा पढ़ना है, फिर ब्रिटिश राज एवं अभ्युदय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। ठीक है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी आपको पढ़ना है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का जो आपका मार्जिन रहने वाला है वो 5 अंक का रहने वाला है। भारतीय इतिहास कितना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, सिलेबस छोटा नहीं कहा जा सकता है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद आइए आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, वहां से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पूछे जाएंगे, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पूछी जाएगी, अर्थात महात्मा गांधी व अन्य जो नेता है, क्रांतिकारी नेता हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 है उसे पढ़ना है। भारतीय संविधान में 1935 के एक्ट से बहुत ज़्यादा नियम लिए गए हैं, आप जानते हैं। विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अर्थात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पराक्रम दिवस होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ है, इससे वगैरह क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन आएंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं। हाँ, अब करते हैं, देखिएगा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का मार्जिन 5 नंबर का है, दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे मिला करके 5 नंबर का, और आधुनिक इतिहास अकेले 5 नंबर का आया है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक इतिहास अकेले 5 नंबर का आया है। उसके बाद ज्योग्राफी 5 नंबर का है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का दिया है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद पढ़ना है, मरुस्थल और उसके शुष्क क्षेत्र पढ़ने हैं, वन खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के खनिज संसाधनों को आपको पढ़ना है, विश्व के नहीं, आगे लिख दिया गया है आपके सामने जो है PDF है, PDF को देख लीजिएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रभाव है। ठीक है, भूगोल का काफ़ी बड़ा सिलेबस है और भूगोल से आपको केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार PET हो रहा है, कोई इसमें अनुमान नहीं लगा सकता है कि बिल्कुल बेसिक से आएंगे, लेकिन अभी पूरे सिलेबस को चर्चा करने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम कहने क्या वाले हैं। भूगोल के बाद आपसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएँ, जो पंचवर्षीय योजना, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ, पंचवर्षीय गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद है हरित क्रांति, उसके बाद है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने बैंकों का हुआ, कैसे हुआ था, ये सब पूछे जाएंगे, इसे पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुए हैं, जो GST लगा है, कृषि सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार हुआ है, श्रम सुधार हुआ है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछने का प्रयास है। ठीक है, ये सब सामयिकी, ये जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, ये भी जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे 5 नंबर का, आधुनिक अकेले 5 नंबर का है, 5 नंबर का ज्योग्राफी है और 5 नंबर का इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आते हैं समसामयिकी। समसामयिकी का पूरा महत्वपूर्ण रोल है 10 नंबर का। ठीक है, समसामयिकी का मतलब क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पॉइंट होगा, मतलब कि कोरिलेट करके पूछा जाएगा। करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है।
उसके बाद सामान्य जागरूकता, जिसे आम वर्तमान के परिवेश में, वर्तमान के प्रतियोगी परिवेश में हम स्टैटिक जीके कहते हैं। स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन पूरा दिया गया है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क का स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा। ठीक है। स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, प्रसिद्ध पुस्तकें, भारतीय अनुसंधान के संगठन, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं प्रभाव। यहाँ से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। समसामयिकी से 10 क्वेश्चन, जिसे करंट अफेयर कहा जाएगा। स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास और मिडिवल हिस्ट्री से, दोनों मिला करके 5 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। उसके बाद जीएस के सिलेबस की बात करते हैं। जीएस के सिलेबस में आपको जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, संघीय प्रणाली, उसके बाद न्यायिक ढांचा, उसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाएं। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5 क्वेश्चन आपको जो है सामाजिक विज्ञान से देखने को मिलेगा। इसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों दे दिया है। इसे रिवील नहीं किया है। अगर रिवील कर देता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन रिवील नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रारंभिक आगे लगा है तो बेसिक से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक उम्मीद है। ठीक है। 50 नंबर का हो चुका है जीएस का पोर्शन। इस पोर्शन को आप ध्यान रखिएगा। अब जीएस के पोर्शन में आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा उसे आप ध्यान रखिएगा। समसामयिकी आपको याद रखना है। समसामयिकी अर्थात करंट में लिख देता हूं। करंट आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 10 नंबर यहां से आएगा। और स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। 10 क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं प्राचीन इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दिया गया है, बहुत नॉर्मल है। प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों को मिला करके आपसे जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर प्राचीन और मध्यकालीन से केवल 5 हैं और 5 क्वेश्चन आधुनिक से है। ठीक है। 10 क्वेश्चन यहां से हैं। उसके बाद जो है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ संविधान को 2 जगह क्लियरिफाई किया गया है। एक जगह पे जो है संविधान के ढांचा को किया गया है, रिवील किया गया है कि संविधान की विशेषताएं पूछा जाएगा। एक जगह लोक प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। तो संविधान भी 10 क्वेश्चन का आएगा, अर्थात 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 40 क्वेश्चन के आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। अगर आज भी पीईटी हो जाता है ना, आज भी अगर पीईटी हो जाता है, आप आसानी से, हमें जहाँ तक उम्मीद है 60 से 65 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इसका कोई परसेंटेज नहीं रखा गया है पास मार्किंग के लिए, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करना है। पहले जो है एक बार ये चीज़ें उभर कर सामने आई थी कि यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, उसी के आधार पर वैकेंसी का 15 गुना बच्चे जो है पीईटी से उठाए जाएंगे। 8000 पद आएंगे तो 15 × 120, 1,20,000 कैंडिडेट ही पीईटी से उठा करके मुख्य परीक्षा में बैठाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पास होने से नहीं मतलब है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने से मतलब है। ठीक है। आगे चलिए हम बात करते हैं, जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो आपको मेजर पोर्शन है हिंदी का, हिंदी में कुछ लोग कंफ्यूज है कि भैया हिंदी तो 5 ही नंबर की आएगी। नहीं, हिंदी 15 नंबर की आएगी। और जिसमें जो है आपके सामने पोस्टर लगाया गया है, देख लीजिएगा। हिंदी का जो व्याकरण वाला पोर्शन है, जिसमें संधि विलोम शब्द पर्यायवाची वाले पोर्शन है, इसमें जो है रस छंद अलंकार नहीं लिखा गया है। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं वो नहीं है। संधि विलोम शब्द पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग
भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक की रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों की। इसमें से पांच क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे, ठीक है। अर्थात जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो माइनर है, बहुत कम पूछा जाएगा, 5 नंबर केवल पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 2 अपठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे, 2 अपठित गद्यांश, उसमें एक गद्यांश हो सकता है, एक पद्यांश हो सकता है, या दोनों गद्यांश हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की संभावनाएं हैं। 2 गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन, दोनों मिला करके 10 क्वेश्चन, और हिंदी के दोनों मिला करके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन पर। इंग्लिश में आपसे मित्रों सामान्य अंग्रेजी लिखा गया है, अर्थात अंग्रेजी के जो विलोम शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले होते हैं, बहुत ही आसान पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ध्यान रखिएगा, अब कैसे क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन आप उनको देने हैं अंग्रेजी में, और उसमें एक लिख दिया गया है अंग्रेजी व्याकरण, एक अपठित गद्यांश। तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश से मिल सकते हैं, ठीक है। एक इंग्लिश का सेंटेंस पूरा पैरा दिया रहेगा, उसमें से 2 एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन मिनिमम देने की संभावना है, और 1-2 क्वेश्चन आपसे सिंगुलर प्लूरल पूछा जा सकता है, या एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, बेसिक ही पूछा जाएगा, कठिन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी आपकी कठिन नहीं आने वाली है। हो गया अंग्रेजी का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस और जीएस का सिलेबस। आगे हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो मैथ का सिलेबस है मित्रों, आगे हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की। आपके सामने पोस्टर लगा होगा, पढ़ लीजिएगा उसे। मैथ के सिलेबस में पूर्ण संख्या, इसमें सब कुछ दे दिया है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, ठीक है, जिसे बोर्डमास रूल, भागु जोगा वाला रूल पूछा जाएगा। उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, उसके बाद औसत है। यहां से केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहां से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। प्रारंभिक अंकगणित से केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डीआई से पूछा जाएगा, जिसे कहा जाता है डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है। डीआई से पूछा जाएगा, जिसमें जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं आपको कभी दिखाऊंगा ग्राफ के क्वेश्चन, और आप जानते भी होंगे ग्राफ के क्वेश्चन आसान होते हैं। वहां से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ग्राफ पूछा जाएगा, ग्राफ से 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा ग्राफ, उससे 5 क्वेश्चन। आसान रहेगा, कठिन नहीं है। और ये जो 5 क्वेश्चन है इसके लिए आपका सिलेबस दे दिया है, समझ में आया ना। उसके बाद हम बात करते हैं तर्क शक्ति, जिसे रीजनिंग कहा जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस भी थोड़ा सा ब्रॉड है भैया। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ये सिलेबस जो है 2 से 2.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं 2.5 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति में बृहत एवं लघु, क्रम रैंकिंग आप जानते हैं। उसके बाद है संबंध, समूह से भिन्न करना, कैलेंडर घड़ी पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं, निगनात्मक, डिसीजन मेकिंग भी पूछा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका, लेकिन यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना इतना बड़ा सिलेबस, घड़ी, कैलेंडर, एनोलॉजी, सिलोगिज्म, यहाँ से केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, आपको 10 क्वेश्चन जो है ग्राफ से पूछे जाएंगे। जो रीजनिंग के ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहां से जो है आपके ग्राफ की व्याख्या पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तालिका की व्याख्या पर आधारित रहेंगे। अर्थात ये जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 10 क्वेश्चन जो है आपके मैथ से कोरिलेट करेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है आपको मैथ से कोरिलेट करेंगे। जैसे 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ से आएंगे, डीआई के आएंगे 10 क्वेश्चन, वैसे ही ये 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले हैं ये मैथ से ही कोरिलेट करेंगे। नाम दिया गया है तर्क शक्ति वाला, हालांकि उसमें कुछ तर्कनुमा बातें की जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी सिलेबस की मैंने चर्चा किया है आपको समझ में आया होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस बात पर ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा फोकस आपको कहाँ करना है। देखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर जीएस की बात की जाए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करंट पर करना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, करंट पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है। स्टैटिक जीके आपको अच्छा पढ़ना है, क्योंकि 10-10 नंबर के दोनों आएंगे, करंट 10, स्टैटिक जीके 10। उसके बाद इतिहास आप पढ़ लीजिएगा 10 नंबर का, ठीक है। पूरा इतिहास, प्रारंभिक, मिडुअल और आधुनिक, 10 नंबर का इतिहास आ जाएगा।
10 10 20 10 30। उसके बाद जो संविधान वाला पोर्शन है, पॉलिटी, राज व्यवस्था और लोक प्रशासन, यहां से पूरा 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन बचता है, इसे आप ऊपर से देख लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो 40 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें 40 में 40 आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं, 40 में 25 तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद आपको जो है सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है वो मैथ वाले सेक्शन पे करनी है, मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन पे, क्योंकि यहां पर आप 15 में से 15 मैथ में पा सकते हैं और 15 में से 15 रीजनिंग में पा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप पाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में जो 5-5 नंबर के अपठित गद्यांश आएंगे, उसे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 गद्यांश का आप प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से कर ले जाएंगे। 5 नंबर का व्याकरण आएगा, व्याकरण भी आसान ही आएगा। आपको कहाँ और मेहनत करनी है, सामान्य अंग्रेजी का जो सेक्शन है वो 5 क्वेश्चन का है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा, आपके पास टाइम कम है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं उस चीज़ को टच नहीं करना है। टच करके आप दिमाग को अपने बड़ा मतलब कि बेकार कर देंगे। जो चीज़ें आपको ज़्यादा आती हैं, जहाँ पे आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि मैं इसे अगर एक बार और पढ़ लूँगा, ये चीज़ें हमें कन्फर्मली तैयार हो जाएंगी, जहाँ पर आपका विश्वास अच्छा बन रहा है उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं आती, जैसे आपको क्या मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़े, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, 5 नंबर का इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि करंट से रिलेट करके इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का भूगोल आएगा, भूगोल में झील, नदियां, तालाब से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, 2-3 क्वेश्चन आप वहां से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सफलता का एक ही सूत्र मैं बताऊंगा, सेल्फ स्टडी। कोई भी मैं भी फिलहाल मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब पर काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप यूट्यूब पर पढ़िए मत, यूट्यूब पर पढ़िए, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक पर विशेष दिक्कत होती है तो आप उस टॉपिक को खोज लीजिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए आप आज 2 घंटा अपना समय बर्बाद करिए। अगर आपका काम 20 मिनट के पढ़ने में सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर होती है तो 20 मिनट पढ़ करके आप सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर करिए। आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको परीक्षा क्रैक करके नौकरी लेनी है, क्योंकि वक्त के साथ आप कहीं भी जाते होंगे, नात रिश्तेदार में, या आप किसी व्यक्ति से, किसी मित्र से मिलते होंगे जो सक्सेस हो गया है, नौकरी हो गया है। आज के सामाजिक परिवेश में जो सरकारी नौकरी करता है उसका भौकाले अलग रहता है, वो अलग ही रहता है, उसका हर जगह सम्मान अलग होता है, ठीक है। तो आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको नौकरी लेनी है, तो नौकरी के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और आज के डेट में वही लोग सक्सेस होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत ही नहीं, हैसियत भी पूछते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। खैरियत, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो पहले क्या होता, जब आप छोटे थे तो पूछा जाता था और भैया का हाल चाल है, हाल चाल ही केवल लोग पूछे थे। अब आपकी एज 20 के ऊपर हो गई है, अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी आने का वक्त हो गया है, तो आपको लोग खैरियत नहीं पूछेंगे, आपको कहेंगे इस समय तुम क्या कर रहे हो, इस समय आप, तुम्हारी औकात क्या है, आपकी औकात, आपकी खैरियत हैसियत पूछने लगते हैं, ठीक है। उस हैसियत को दिखाने के लिए हमारे और आपके पास एक समय है, हम उस हैसियत को दिखाएंगे कि हाँ, आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग कर सकता हूं और समाज के लिए कुछ अलग करके दिखाना है हमें, ठीक है। नौकरी पाना है तो पा के रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हाथ में कर दीजिएगा।